students, I shall teach you about the BSc third year inorganic chemistry, coordination chemistry, part 8. सुबह का नमस्कार छात्रों, मैं मुख्तार अहमद शेख और मेरा पीजी कॉलेज प्रयागराज। छात्रों, आज मैं आपको BSc थर्ड ईयर की कार्बनिक रसायन की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 8वां पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सिलेक्शन रूल पढ़ाऊंगा कि सिलेक्शन रूल क्या होते हैं और इसका क्या एप्लीकेशन होता है। तो आपको सबसे पहले तो हम बता दें कि सिलेक्शन रूल में सबसे पहले आता है इंटेंसिटीज ऑफ बैंड्स। इंटेंसिटीज ऑफ बैंड्स, intensities of bands of complexes, intensities of bands in complexes, bands and bonds in complexes. The intensities of bonds in complexes, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, इसको देखिएगा, ठीक, ओके। इंटेंसिटीज ऑफ बैंड्स एंड कॉम्प्लेक्सेस, तो आप इसमें देखेंगे कि क्या इंटेंसिटीज ऑफ बैंड एंड कॉम्प्लेक्सेस होता है कि कोई जटिल कॉम्प्लेक्स होता है, कोई जटिल कंपाउंड होता है, उसमें क्या इंटेंसिटीज होती हैं और किस तरह से उसके बैंड्स बनते हैं। देखिए, आपको बता दें कि द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन any complexes और दूर तक नहीं लिखेंगे, आप यही तक समझिएगा। The electron transition in any complexes, the electron will be splitting, okay। will be splitting। देखिए, अगर कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट होगा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराना होगा तो ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग होती है। तो इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जब स्प्लिटिंग होती है एज लाइक ए, अगर हम एज लाइक ए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मान लें, एज लाइक ए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यदि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो then the electron splitting, the electron splitting from P2G to EG, है ना। आप देखते होंगे कि इंटेंसिटीज ऑफ बैंड्स इन कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे बात ये होता जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग की वजह से किस तरह से बैंड्स जनरेट होते हैं और यही बैंड्स हमारे पास मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज, ये सारे वेवलेंथ को इंडिकेट करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें हमको यह देखना होता है कि जो इलेक्ट्रॉन स्प्लिट कर रहा है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, वह कितनी तेजी के साथ स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग होती है वह P2G to EG होती है। यानी आपने देखा होगा कि कोई भी D का सिस्टम जो होता है वह दो भागों में बटा होता है, जबकि D में ऑलरेडी यू नो दैट आल्सो कंटेनिंग द D देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, दिस इज नोन एज P2G and EG। इन द P2G आल्सो कंटेनिंग there are 3 orbitals as generated dxy, dyz and dzx here, and dx square y square and dz square here। So in these cases we consider the orbitals also containing there are 5 with generate orbitals, there are 5 degenerate orbitals, degenerate orbitals
आपने देखा कि जो हमारे पास डी है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं और इन 5 ऑर्बिटल डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं और ऑलरेडी यहाँ P2G और EG में बांटा हुआ है। तो जो हमारा P2G है उन्हें हम क्रमशः DXY, DYZ, DZX कह रहे हैं और जो हमारा EG है उसे क्रमशः हम DX स्क्वायर, Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर कह रहे हैं। तो आप जानिएगा कि इलेक्ट्रॉन अगर P2G में रहेगा, एज्यूम दैट मान लीजिए कि मेरे सिस्टम D1 लिया हुआ है, तो आप इसको EG ऊपर कर देंगे और आप P2G कहाँ कर देंगे, नीचे कर देंगे और इसे आप इस तरह से भर देंगे। तो इसमें जो आप एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, यह आपका P2G कहाँ है, नीचे है और EG कहाँ है, ऊपर है। इसमें जब आप एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो यह इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करके यहाँ भी जा सकता है, यह इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करके यहाँ भी जा सकता है और यह इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करके यहाँ भी आ सकता है और यह इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करके यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष यह निकलता है कि जो हमारा D1 सिस्टम है ऑलरेडी अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2G से इलेक्ट्रॉन EG में जा सकता है। अगर T2G से इलेक्ट्रॉन EG में जा सकता है तो इसका मतलब स्प्लिट करेगा और जैसे ही यह स्प्लिट करेगा यहाँ से एक बैंड जनरेट होगा। यह जो बैंड जनरेट होगा यही बैंड आपका ऑलरेडी इंटेंसिटी बैंड ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा। यह बैंड कितने तेजी के साथ जनरेट हो रहा है कि नहीं, कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है या कितना। बैंड्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक ब्रॉड होता है और एक क्या होता है, नैरो होता है। यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है कि ब्रॉड है ना, ब्रॉड है कि नहीं है, और ये क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है जो एकदम सीधा होता है, लिली टाइप की बहुत, उसमें क्या होती है इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होगी। यानी एक इस तरह से होता है स्पेक्ट्रम और एक इस तरह से होता है स्पेक्ट्रम। तो ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ये क्या है, नैरो टाइप के स्पेक्ट्रम। यानी यहाँ पे पॉपुलेशन जो होगा वो कम होगा, जगह कम होगी और यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि इसमें जो होता है, इसमें जो होता है कि यहाँ पे जो ये उठ रहा है इसका मतलब यह होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्प्लिट ज़्यादा किया है। तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्प्लिट करेगा तो नज़दीक गिरेगा और जब वो नज़दीक गिरेगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। पॉपुलेशन गैपिंग जो होगी वह कम हो जाएगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन स्प्लिट कम करेगा तो पॉपुलेशन गैपिंग जो होगी वह क्या होगी, परसेप्शनल फ्रीक्वेंसी जो होगी वह क्या होगी, ज़्यादा आ जाएगी। तो यही कहने का मतलब है। यहाँ पे बात ये चल रहा है कि जो बैंड तैयार होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर ये यहाँ गया तो यहाँ एक तैयार हो गया बैंड, ये यहाँ गया तो चलिए अगर हम इनकी बैंड की तुलना करें D1 है ना, इसकी D1 के बैंड की यदि हम तुलना करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि D1 यहाँ से यहाँ कूदा तो ऑलरेडी क्या होगा, इसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा हो गई है कि। और फिर उसी लेवल में वाले यहाँ कूदा तो भाग गया, तो फिर ये देखिए ऐसे हो गया, उतरे ही, है ना। अब फिर देखिए नीचे अगर हम आए लेकर के तो ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो ये देखिए ये इस तरह से इसका जा रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी ऑलरेडी वो कितना कूद रहा है, वो किस तरह से कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यही चीज़ है कि अगर इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो कलर भी ज़्यादा आएगी और अगर इसका वेवलेंथ कम होगा तो कलर इसका कम आएगा। जाहिर सी बात है कि अगर किसी का भी वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो उसकी रंगीन, उसकी कलर अपीयरिंग होती है और वो लोग IR में चले आते हैं। लेकिन जिसकी कलर अच्छी नहीं है और वो क्या होगा कि वो ऑलरेडी अपीयर कम होगा, वो डिसअपीयर में जाकर रहेगा, जैसे अल्ट्रावायलेट रीजन वाले होते हैं, है कि नहीं। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे जो बैंड की बात कर रहे हैं हम, इंटेंसिटीज ऑफ बैंड की यदि हम बात करें तो इंटेंसिटीज ऑफ जो बैंड होता है वह ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग की क्या क्राइटेरिया है। अच्छा, दूसरी चीज है कि अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें, इन टेट्राहेड्रल केसेस, अगर हम टेट्राहेड्रल केसेस की बात करें तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग होगी है कि इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग इज, यदि हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग होगी वह फ्रॉम E टू T2 ये होगी। अगर हम इन टेट्राहेड्रल केसेस की बात करें, चतुष्फलकी लोगों की बात करें, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग होगी वह कहाँ से होगी? E टू T2 होगी। यानी कोई d ऑर्बिटल अगर होगा तो उसमें जो स्प्लिटिंग सिस्टम है वह T2 जो होता है वह ऊपर चला जाता है और जो E होता है वह नीचे चला आता है। और ऑलरेडी हम जो E होते हैं फॉरवर्ड के हो जाते हैं और जो T2 होते हैं वह लेटर के हो जाते हैं। यानी यहाँ पे भी E से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? T2 में जाता है। ये भी मान करके चलिए कि अगर मेरे पास D1 सिस्टम हो और उसमें मैं इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट कराऊं तो ऑलरेडी यह आपका क्या हो जाएगा? E हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे D1 सिस्टम है इस तरह से, तो अब यहाँ पर देखिए आप इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हो सकती है और यहाँ से यहाँ भी हो सकती है। तो यदि हम इसका ड्रॉ करें ग्राफ को तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह हो जाएगा आपका, देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग किया, फिर वहां से गया, फिर वहीं पे ऐसे, है ना। मीन्स आप इसको ऐसे दिखाएंगे, देखिए हम आपको बताएं, थोड़ा सा डाउन करके तक ले जाएंगे, है कि नहीं। ये इस तरह से एक ही लेवल में 3 हो गए, और जब आप डाउन कर देंगे कैसे दिखा, तो ये क्राइटेरिया रहा इनका स्प्लिटिंग सिस्टम का। तो यही चीजें हैं कि ये हमारे बैंड बनते हैं। बैंड भी आपके जानते हैं के होता है, पी होता है, क्यू होता है, आर होता है। तो के पी क्यू आर बैंड भी होते हैं और इन सारे बैंडों के रीजन भी है जिसे हम स्पेक्ट्रम डिटेल पढ़ते भी हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अभी कोई कॉम्प्लेक्स रहेगा उसमें, देखिए हम बता दें आपको, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो अगर उसमें कलर आ रहा है तो इसका मतलब कि उसमें ट्रांजिशन हो रहा है। विदाउट ट्रांजिशन का कोई कलर नहीं आ सकता। अब बात यहाँ क्लियर चल रही है, फिर से सुन लीजिएगा। हमने आपसे यह कहा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा अगर वह कॉम्प्लेक्स कलर देगा तो इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है। कोई भी कॉम्प्लेक्स है यदि उसमें कलर आ रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है। अब बात यहाँ पर यह फंसती है कि जो कलर है वह अपीयर है कि डिसअपीयर है, यह प्रॉब्लम है। तो आपको बता दें कि कलर अपीयर तब होगा जब उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जब उसका वेव रीजियन ज्यादा होगा, और कलर डिसअपीयर तब होगा जब उसका वेवलेंथ कम होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग कैसी हो रही है। ट्रांजिशन की यदि हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग कैसी हो रही है। ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। सही है, इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। आपको हम बता दें कि ट्रांजिशन जो होता है वह मेन मैटर यह है कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन होता है उसका मेन मुद्दा यह होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 4 बॉन्ड है या आपके पास 4 टाइप के बॉन्ड बना भी करते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें से आप सिग्मा बॉन्ड को भी अच्छी तरह से जानते हैं और सिग्मा स्टार बॉन्ड को भी अच्छी तरह से जानते हैं। यानी यहाँ पर सिग्मा में यदि इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा वह पाई में नहीं बनेगा, सिग्मा में बनेगा, लेकिन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा, जिसे हम सिग्मा कहते हैं, इसे हम सिग्मा स्टार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि पाई का बनेगा तो पाई का एक एंटी बॉन्डिंग भी होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? पाई स्टार कहेंगे। तो इसका मतलब एक बीच में भी लेयर आता है जिसे हम नॉन बॉन्डिंग कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डिंग। तो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ जाता है? सिग्मा स्टार में जाता है, न तो पाई में जाता है और न तो पाई स्टार में जाता है। सिग्मा से हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? सिग्मा स्टार में जाता है। बेटा जी ध्यान दीजिएगा, सिग्मा से इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ जाता है? सिग्मा स्टार में जाता है, न तो पाई
पाई में जाता है, न तो पाई स्टार में जाता है, न तो नॉन बॉन्डिंग में जाता है। आपको यहाँ पे हम ABMO लिख दे रहे हैं। ABMO का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ABMO का मतलब क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ABMO का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जैसे ही पाई लगा तो या भी ABMO ही है या भी क्या है ABMO है। यह आपका NBMO है। NBMO का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जहाँ पे सिग्मा की बात आ रही है तो यह जो सिग्मा वाले हैं यह कैसे हैं? BMO है। तो BMO का मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। BMO का मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस चीज को आप क्लियर करिएगा बेटा जी, और इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि सिग्मा का इलेक्ट्रॉन हमेशा सिग्मा स्टार में ही जाएगा, न तो N में जाएगा और न तो वह पाई में जाएगा। और पाई का इलेक्ट्रॉन हमेशा पाई स्टार में ही जाएगा, न तो वह सिग्मा में जाएगा और न तो वह पाई स्टार में जाएगा। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग से हम सिग्मा स्टार में जा सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग से हम पाई स्टार में जा सकते हैं, लेकिन हम नॉन बॉन्डिंग से पाई और सिग्मा में नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आपको बता दें बेटा जी कि जब हम सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पर होता क्या है कि सिग्मा से सिग्मा स्टार इज ग्रेटर देन, बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है। सबसे बड़ी चीज आपको यही दिखाई दे रही होगी सिग्मा से सिग्मा स्टार की। सबसे बड़ी चीज कहाँ से दिखाई दे रही होगी? सिग्मा से सिग्मा स्टार की दिखाई दे रही होगी, इसलिए इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, वह IR होगा, वह इंफ्रारेड होगा। उसके बाद छात्रों आप ये भी देख सकते हैं, दूसरा है आपका सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार की सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद आपके तीसरे नंबर पे आता है पाई टू पाई स्टार, और सबसे लास्ट में आता है N टू पाई स्टार। ये केस होता है, यानी सबसे बड़ा जो होता है वह होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। उसके बाद जो होता है N टू सिग्मा स्टार होता है, फिर उसके बाद पाई टू पाई स्टार होता है, फिर उसके बाद N टू पाई स्टार होता है। तो also we can find here electron splitting always from sigma to sigma star is greater than N to sigma star is greater than pi to pi star is greater than N to pi star. So that we can generalize any complexes also having color will be generated, then they also contain transition, hence we can find electron splitting will be possible. मैंने आपको यह बता दिया कि यदि कोई कंपाउंड के अंदर कलर जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग कर रहा है, उसमें ट्रांजिशन आ रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग हो रही है, तभी यह संभव है, वरना यह संभव नहीं है। राइट कर लीजिए। अब आगे देखिए बेटा जी, आपको बता दें जिसे हम सिग्मा कहते हैं उसे हम G से भी कहते हैं, यानी जीरेट। क्लियर? जिसे हम सिग्मा कहते हैं उसे हम G भी कहते हैं, यानी जीरेट भी कहते हैं। जिसे हम सिग्मा स्टार कहते हैं उसे हम U भी कहते हैं, उसे हम अनजीरेट भी कहते हैं। अब आपको समस्या आ रही होगी कि सर ये बताइए कि जीरेट अनजीरेट का मतलब क्या है। देखिए बेटा जी, ये मैं आपको ग्राफ बनाया हुआ हूँ, तो ग्राफ से आप देख सकते हैं भाई बिछोड़ के आगे बढ़ने की क्रिया को तरंग कहते हैं, वेग से कहते हैं। तो आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करता है, आपने क्या कहा? आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करता है। जब इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करता है तो वह तरंग की तरह
जिसे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p आपने देखा था, इसे de Broglie ने भी दिया है ना। ये हमारा वेव फंक्शन साइन है। तो आप ये क्लियर हो गए होंगे कि यदि हमारा वेव फंक्शन साइन है तो यहाँ पर वेव्स की तरह इलेक्ट्रॉन स्प्लिट कर रहा है। स्प्लिट के रीजन भी हमने बताया। तो आपने देखा कि जो यह भाग उठा हुआ है, आपने देखा कि एक लोब उठा हुआ है और एक लोब डाउन हुआ है। बोलिए सही बात है कि नहीं? एक लोब उठा हुआ है और एक लोब डाउन हुआ है। यह आपका टॉप लोब है और यह आपका बॉटम वाला लोब है। इतने देख लीजिए आप। तो बेटा जी जब लोब उठेगा तो उसे हम जीरेड कहेंगे, यानी जीरेड, जी से प्रदर्शित कर देंगे उसका एक। यदि लोब उठेगा तो उसे हम जीरेड कहेंगे, यानी उसे हम जी से प्रदर्शित कर देंगे। यदि लोब डाउन होगा तो उसे हम यू से प्रदर्शित करेंगे, इसे हम अनजीरेड कहेंगे। क्लियर हो गया? तो जो लोब उठेगा उसे हम जीरेड कहेंगे और जो लोब डाउन होगा उसे हम अनजीरेड कहेंगे। लेकिन कंडीशन होता क्या है कि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के फेवर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये वाली चीजें अप्लाई करके चलते हैं, तो जहाँ पे सिग्मा होता है वह जीरेड का फॉर्म होता है, यानी जहाँ पे उठता हुआ लोब होता है वह जीरेड का फॉर्म होता है। वही फॉर्म आपका एक्साइटेड स्टेट में है, वही फॉर्म बॉन्डिंग कराता है, यही फॉर्म आपका बी अमोन होता है। क्या होता है? बी अमोन। लेकिन यह केस किसका होता है? सिग्मा के केस में, इन सिग्मा केस, इन सिग्मा केस। इस चीज को ध्यान देना। सिग्मा के केस में जीरेड, पहली बात तो यह क्लियर हो गया कि जो ऊपर है वह जीरेड होगा और जो नीचे है वह अनजीरेड होगा। यह तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना। जो ऊपर होगा वह क्या होगा? जीरेड, और जो नीचे है वह क्या हो जाएगा? अनजीरेड हो जाएगा। सही है। अब उसके बाद क्या होगा कि जीरेड जैसे ही ऊपर रहा तो आपने इसे क्या कहा? बीएमओ। लेकिन किसके केस में? इन सिग्मा केस। सिग्मा के केस में आपने इसको जीरेड कहा और यह बॉन्डिंग हो जाएगा। लेकिन सिग्मा स्टार के केस में जो आपका टॉप, जो डाउन था वह क्या था? अनजीरेड था। क्या था? वह अनजीरेड था, यानी वह आपका एबीएमओ हो गया। क्या हो गया बेटा जी? वह एबीएमओ हो गया, यानी सिग्मा स्टार का मतलब हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, यह अनजीरेड हो गया। ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है कि अब बीच के लेवल में तो नॉन बॉन्डिंग है, लेकिन बेटा जी आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर यदि पाई का केस हो जाता है तो जहाँ पे अनजीरेड रहता था, जहाँ पे आपका अनजीरेड रहता था या जहाँ पे आपका जीरेड रहता था वहाँ क्या हो जाएगा? अनजीरेड। यानी पाई के केस में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। पाई के केस में क्या हो जाएगा? जो पाई का केस आएगा तो पाई के केस में जो बॉन्डिंग होंगे, क्या होंगे? जो बॉन्डिंग होंगे वह क्या हो जाएंगे? अनजीरेड। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब पाई बॉन्ड का केस आता है तो जो डाउन लोब होता है जिसे हम अनजीरेड कहते हैं, पाई बॉन्ड में यह बॉन्डिंग बनाने लगता है, और जब यह पाई बॉन्ड में बॉन्डिंग बनाने लगता है तो हम यह मान करके चलते हैं कि जो पाई था वह अनजीरेड है। या बेटा जी ऐसे मान करके चलिए कि पाई बॉन्ड में, अभी मैंने बताया सिग्मा में यह एबीएमओ है, लेकिन जैसे ही पाई बॉन्ड कोई बनाता है, जैसे एसिटिलीन हो गया, इथाइलीन हो गया, ये सारे जो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, जिसमें ओवरलैपिंग साइड बाय साइड होती है, ऐसी स्थिति में जो आपका एंटी बॉन्डिंग वाला लोब था, पाई बॉन्ड के केस में जो डाउन वाला लोब था वह ही लोब बॉन्ड बनाने लगता है, यानी वह बीएमओ का काम करने लगता है। इसीलिए वहां पे पाई की जगह पे क्या करते हैं? अनजीरेड। यानी यहाँ पर यह बीएमओ का काम कर रहा है, यहाँ
और पाई स्टार के केस में, एंटी बॉन्डिंग केस में हमारा जी रेट जो होता है एंटी बॉन्डिंग काम करने लगता है। तो यह केस है, ऐसे होता है, राइट। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग की बात आती है तो आप यहाँ पे करते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसका मतलब जी रेट टू, ठीक है, जी रेट टू अनजी रेट इज ग्रेटर देन या टू अनजी रेट ग्रेटर देन पाई है, ध्यान दीजिएगा। तो अनजी रेट टू जी रेट इज ग्रेटर देन या टू क्या हो गया जी रेट या टू जी रेट। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ ये कंडीशन बन सकता है कंडीशन, यानी जीरेट से अनजीरेट में इलेक्ट्रॉन, यन से अनजीरेट में या अनजीरेट से जीरेट में इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं, स्प्लिटिंग होती रहती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग की यदि हम बात करें तो छात्रों आपने यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग की यदि हम बात करें तो स्प्लिटिंग, इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग की यदि हम बात करें तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जीरेट से अनजीरेट में भी जाता है, अनजीरेट से जीरेट में भी जाता है, डी से पी में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, डी की मिक्सिंग या पी से डी में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, या डी से डी में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, एस से भी पी में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, या पी से एस में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो बाबूजी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो स्प्लिटिंग होती है, अब हमारा लिगेंड किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, मेटल मेरा किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, तो हमें उसकी बैलेंसिंग को पूरा करने के लिए ऑलरेडी ऑर्बिटलों की तो मिक्सिंग करानी ही होगी। ऑर्बिटल की मिक्सिंग जब होगी तभी तो वो बॉन्ड बनाएंगे, तभी तो उनका ऑक्टेन पूरा होगा, वरना कोई गुंजाइश नहीं है। ऑर्बिटल की मिक्सिंग के दौरान ही तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग हुआ करती है, और जब इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग हुआ करती है तो उसी का नाम हम ट्रांजिशन बोल देते हैं। और जिस तरह से स्प्लिटिंग हो रही है, जितनी अच्छी स्प्लिटिंग हो रही है, जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी ऑर्बिटलों की, उतना ही अच्छा कलर जनरेट होगा, और उस हिसाब से उसको कलर को एपियरिंग करेंगे और या क्लियर कर देंगे कि ऑलरेडी इसमें कलर एपियरिंग हो जाएगी, और हम यह क्लियर कर देंगे कि भैया देखिए ट्रांजिशन की वजह से कलर आ रहा है, इसकी इंटेंसिटी है, इसमें इंफ्रारेड है, IR है, UR है। तो इस तरह से हम इनका सिलेक्शन करते हैं। अब हमको अगले वाले क्लास में यह सिलेक्शन करना होगा, मैं आपको सिलेक्शन रूल बताऊंगा कि कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि किसकी वजह से कलर आ रहा है। और इसमें भी दो लोग आते हैं, एक लेपर्ड सिलेक्शन रूल आता है और एक स्पिन सिलेक्शन रूल आता है। तो लेपर्ड और स्पिन सिलेक्शन रूल, ये दोनों सारे रूल हम आपको अगली वाली क्लास में पढ़ाएंगे, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 9 होगा। लेकिन हम आपको बता दें बेटा जी कि ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जब स्प्लिटिंग होती है तो वहाँ पर यह देखना होता है, कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है कि वह कलर दे देता है, लेकिन वहाँ पे यह देखना होता है कि कलर किसकी वजह से आया, कौन सी मिक्सिंग की वजह से आया, लेपर्ड सिलेक्शन रूल की वजह से आया कि स्पिन सिलेक्शन रूल की वजह से आया, किसके कारण वहाँ पे आ रहा है कलर, यह वहाँ पर देखना होता है। लेकिन आपको यह बता दें कि जब हम यह देखते हैं कि लेपर्ड सिलेक्शन, आपको बता दें कोई भी सिलेक्शन रूल हो, जैसे कहते हैं कि कोई भी बॉन्ड बना रहे, वहाँ बॉन्ड अलाउ नहीं था तो बॉन्ड कैसे बनाया, है ना, कभी और आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो कहानी का मतलब यह हुआ कि कंडीशन सिलेक्शन रूल में दो आती हैं, एक लेपर्ड सिलेक्शन रूल आता है और एक स्पिन सिलेक्शन रूल आता है। लेकिन उसमें भी दो कंडीशनें आती हैं कि वहाँ पे सिलेक्शन अलाउ है कि फॉरबिडन है, और हमारे एग्जाम में यही पूछता है कि अलाउ है कि फॉरबिडन है, दिया रहता है, और कंडीशनल पूछ लेता है कि वह अलाउ है कि फॉरबिडन है। तो छात्रों अलाउड और फॉरबिडन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल, लेपर्ड सिलेक्शन रूल हम आपको अगली
बस इतना ही हमारा